नमस्कार दोस्तों। आपको लगता है कि राहुल गांधी जो कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, राजनीति के लिए कहते हैं या झूठ कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं वही सच कहते हैं, वही सच होता है और वही साबित भी होता है। राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी, यानी नरेंद्र सरेंडर। वह साबित हो रहा है, एक बार नहीं बार बार हो रहा है। और वहीं राहुल गांधी कहते हैं चुनाव आयोग और भाजपा की मैच फिक्सिंग चल रही है और उसके बूते चुनाव को लूटा जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, आपके वोट चोरी किए जा रहे हैं, आप असावधान हैं, आप सक्रिय नहीं। और यह बातें सामने आ रही, तमाम तरह के इसी तरीके से बहुत सारे सबूत मिलते हैं। राहुल गांधी बताते हैं मनुस्मृति और संविधान, इन दो किताबों के बीच में एक ऐसी लड़ाई है जिस लड़ाई के जरिए आपको उलझा दिया गया है और आपको खत्म किया जा रहा है, आपके जीवन को बर्बाद किया जा रहा है, आपके रोजगार छीने जा रहे हैं, आपको परेशान किया जा रहा है और आप तमाशा देख रहे हैं। कभी रथ यात्रा निकल रही है, कभी मोदी यात्रा निकल रही है, कभी कोई यात्रा निकल रही। सब इन यात्राओं का आनंद लीजिए और सवाल मत कीजिए, सही बात मत करिए। यह सब कुछ आज सामने। मैं शुरुआत कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने कहा था सरेंडर मोदी। पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बैठक होती है। उस बैठक में भारत की ओर से भारत के रक्षा मंत्री हिस्सा लेने जाते हैं। वहां पर जो प्रस्ताव आता है, उस प्रस्ताव में भारत में हुए आतंकी हमले, पहलगाम के आतंकी हमले को नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाइना का चहेता है। और आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में यह संगठन बना था। न अटल बिहारी वाजपेयी इसके सदस्य बने, उन्होंने भारत को बनवाया, और न ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल में उसे बनवाया। लेकिन नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो चीन के प्यार में ऐसे पागल कि उसके सदस्य बन गए, और उसके सदस्य बनने के बाद पाकिस्तान को चीन ने अपने आप सदस्य बना लिया और साथ बिठा लिया। भारत के हितों के साथ में सरेआम समझौता भी किया और भारत को तमाचा भी दिखाया। जब यह दिखाया हो तो उसी समय जवाब देना चाहिए था। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री, जैसे मैं कहता हूं सरेंडर मोदी, तो वो चीन के राष्ट्रपति के आगे सरेंडर था। और जब सरेंडर था तो साहब यही होना था। अब उसने पिछली बार, यह 2024 में, इसका सम्मेलन पाकिस्तान में आयोजित हुआ और पाकिस्तान के लिए अनुमति दी। और पाकिस्तान में जब सम्मेलन हुआ तो पहले तो भारत की ओर से यह कहा गया कि भारत से कोई भी पाकिस्तान में हिस्सा लेने नहीं जाए। बाद में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उसमें हिस्सा लेने गए और वहां पर जब बोले, बड़ी बातें की कि व्यापार, आतंक, सब कुछ, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहा कि पाकिस्तान आतंकी घटनाएं कराता है, पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकी तमाम घटनाएं करा करके और भारत को समस्या पैदा कर रहा है। बहरहाल वो बात चली गई। अब जब फिर एससीओ की मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए। हाल ही में आप देख लीजिए, 2 महीने हुए, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने लोग मारे गए, उसके बाद में कई आतंकी घटनाएं छुटपुट हुई। और इन सब के बावजूद वहां पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार भी नहीं कह सके कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे यहां आतंकी घटनाएं होती हैं।
पाकिस्तान इस तरह की घटनाएं करता है और पाकिस्तान पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने तमाम वो सबूत भी नहीं सौंपे, वो डोजियर भी नहीं दिखाया कि पाकिस्तान कैसे कैसे भारत में आतंकी घटनाएं करा रहा। किसी घटना का उन्होंने वहां डोजियर नहीं दिया, कोई वो नहीं दिया। नतीजतन वहां के प्रस्ताव में भारत के अंदर हुई पहलगाम की घटना, आतंकी घटना का जिक्र भी नहीं। वहां बलूचिस्तान की घटना का जिक्र होता है जिसमें पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत यह घटनाएं करवा रहा। यानी पाकिस्तान भारत को आतंकी देश बता देता है। अब आप सोचिए, और वह प्रस्ताव में आ जाता है, लेकिन भारत का यह प्रस्ताव में नहीं आता। उधर आप देखिए, भारत के रक्षा मंत्री चीन के रक्षा मंत्री से 1 to 1 मिलते हैं, उन्हें पेंटिंग भेंट करते हैं और पेंटिंग भेंट करने के बाद में उन्हें तमाम बातें कहते हैं और कहते हैं हमारा जो समझौता हुआ उसका पालन कीजिए, सेनाएं अपनी अपनी जगह जाएं और वो करें। यानी राहुल गांधी ने जो कहा था कि नरेंद्र सरेंडर है, वो साबित हो रहा है और यह भी साबित हो रहा है कि चाइना हमारी जमीनों पे कब्जा किए हुए है और वो वापस नहीं जा रहा है। हम उसके आगे सिर्फ गिड़गिड़ा रहे हैं, गिड़गिड़ाते हुए कह रहे हैं और उससे प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि हमें जो हमारे कुछ सैन्य हथियार बनाने के लिए थोड़ा सा जरूरत है उसकी सप्लाई दे दीजिए। यानी हमारी स्थिति कितनी दयनीय हो गई, इतनी दयनीय हालत है कि हमारा विदेश मंत्री सरेंडर, हमारा प्रधानमंत्री सरेंडर। प्रधानमंत्री ने आज तक चाइना का नाम नहीं लिया, हमारे इतने सैनिक मारे गए, सब कुछ मारे गए। प्रधानमंत्री ने आज तक पाकिस्तान का नाम लेकर के नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ ये करें या पाकिस्तान आतंकी देश, एक बार भी नहीं कहा है नरेंद्र मोदी को। तो यानी नरेंद्र मोदी जो भी है नरेंद्र सरेंडर, और उसके बाद में उनके रक्षा मंत्री भी सरेंडर है, उनके विदेश मंत्री भी सरेंडर है और सब तीरंदाज सरेंडर होने की प्रवृत्ति। तो साहब यह हम सरेंडर इनका देख रहे हैं और इनका सरेंडर यही नहीं, इनका सरेंडर हर जगह है। इन्होंने देख लिया कि जनता से चुनाव नहीं जीत सकते। एक इन्होंने पोल किया, भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से नेशनल उससे एक पोल किया गया कि यदि कांग्रेस आ गई सत्ता में तो फिर से इमरजेंसी लगा देगी। तो 76% जनता ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, और 24% ने कहा हां लगा देगी। यानी आप समझ लीजिए इस देश के 76% लोग मानते हैं कि कांग्रेस इमरजेंसी नहीं लगाई। उस समय इमरजेंसी देश की जरूरत थी, आवश्यकता थी, क्योंकि अमेरिका की CIA ने इस देश के तमाम सारे जयप्रकाश नारायण जैसे तमाम सारे नेताओं को अपनी कठपुतली बना लिया था और उनके जरिए भारत को बर्बाद करने, तोड़ने का काम किया जा रहा। इस मजबूरी में लगाया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कातिलाना हमला हुआ था, मार डालने की कोशिश हुई थी और केंद्रीय रेल मंत्री को, ललित नारायण मिश्रा को बम मार के मार डाला गया था। भारत में सेनाओं में विद्रोह कराने, पुलिस में विद्रोह कराने का काम किया गया। रेल रोक करके पूरी व्यवस्था बर्बाद कर दी गई थी। जगह जगह बमबाजी और दूसरी घटनाएं की जा रही थी। तो साहब देश बचाना जरूरी था, तो संविधान के तहत देश बचाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अघोषित आपातकाल लगा के देश को पूरा काबू कर लिया है और इस देश के अंदर मनमानी हो रही है, जैसे फिक्सिंग हो रही है। राहुल गांधी ने बताया था कि कैसे चुनाव में चुनाव आयोग फिक्सिंग करता है बीजेपी के साथ में। अब उसकी तमाम साजिशें जब पकड़ी जा रही हैं तो उसने एक खेल शुरू किया है। बिहार में चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के पहले, बिहार बंगाल के चुनाव के पहले एक ऑर्डर जारी कर देता है चुनाव आयोग अचानक
कि सन 1987 तक जो भी वोटर पैदा हुए हैं वो अपने पुराने प्रमाण पत्र देंगे, अपने माता पिता और सबका प्रमाण पत्र देंगे अपने माता पिता का कि वो उनकी संतानें हैं और उनके साथ में वो यहाँ के मूल निवासी हैं और क्या है और किस तरह से। सन 87। अब आप सोचिए, मुझसे कोई मांगेगा कि मेरा जन्म प्रमाण पत्र दे दो तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, क्योंकि हमारे समय में इस तरह से प्रमाण पत्र बनवाने का क्रम ही नहीं होता था। और इसके लिए जब कानून बना उसके बाद में यह चला कि हाँ, तब भी अनिवार्य नहीं था तो इसलिए कोई बहुत वो नहीं होता था, प्रधान के यहां से लिखवा के दे देता था, तो इस तरह से होता था। उसके बाद में जो बच्चे 2003 के बाद यानी 2004 में पैदा हुए हैं या उसके बाद पैदा हुए हैं, वो अपने माता पिता का और सबका पूरे जन्म का प्रमाण पत्र देंगे। साहब, अपने माता पिता के जन्म का प्रमाण पत्र वो कहां से लाएगा, कैसे लाएगा कि वो कहां के और क्या थे, वासी थे। तमाम सारे लोग जो है इस देश के अंदर, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि वो बेघर हैं, उनके पास संपत्तियां नहीं है और बहुत कुछ नहीं है। तो माँ बाप की सारी चीजें जो जिनके पास थी ही नहीं, जो इसी तरह खाना बदोश जिंदगी जी रहे थे, जिनके पास घर भी नहीं थे तो घर उन्हें तमाम वहां के कुछ बड़े लोग अपने ही यहाँ मड़ई डालने को दे देते थे, फूस की मड़ई डाल लेते थे, कहीं कुछ डाल लेते थे। तो वो गरीब गुरबा जो दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे, जिनके पास संसाधन नहीं थे, वंचित समाज के लोग थे, वो ऐसे ही रहते थे। उन्हें भूमिहीन कहा जाता। उन भूमिहीनों के पास में जो बेघर लोग थे वो सब कहां से प्रमाण पत्र देंगे, किस अस्पताल से लाएंगे, कहां से जुटाएंगे, कैसे जुटाएंगे। अब आप सोचिए, आप सारे काम अपने काम धंधे छोड़ के आप जाइए, ये जुटाइए, इस तरह से फंसा दिया। उसके बाद वाले होंगे तो वो अपने पूरे खानदान का देंगे। साहब, कहां से आप क्या लेके आए। तो इस तरह से करके जिससे कि आधे वोटर ऐसे ही बाहर कर दिए, मतदान करने के लिए इसकी जरूरत ही नहीं थी। यदि आपने आधार का एक नियम बनाया था तो आधार का ही रख लेते, क्योंकि आधार लोगों ने धीरे धीरे अपने तैयार करवा ली। वो भी बनाने में बड़ी दिक्कतें आ रही। मैं खुद का अपना बताता हूं, मेरे और मेरे बच्चों का आधार अपडेट हो गया, मेरी पत्नी का बड़े समय तक आधार ही नहीं अपडेट हो रहा था, छठी बार में अपडेट हुआ। 6 बार हमने उसकी फीस जमा करी है, तो 50 रुपया लेते हैं हर बार। अब आप सोचिए, जो गरीब गुरबा है वो हर बार 50 रुपए उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो यह स्थिति है। तो आप जानिए कि ये मैच फिक्सिंग चल रही है। बहरहाल, इस मैच फिक्सिंग के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की, तो एक पहले किया फर्जी वोटर बना के, अब फर्जी वोटर के बाद में यह खेल शुरू हो गया। तो इस तरह से एक चीज का यदि आप आधार का रखते तो शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा, क्योंकि जिनके नहीं बने वो धीरे धीरे बनवा लेते। लेकिन इस तरह से करके आपने पूरे परिवार को प्रभावित करने का काम किया है। परिवारों के परिवार वोटर लिस्ट से निकल जाएंगे, जो सालों साल से देते आ रहे, जो 1951 से वोट देते आ रहे हैं, वो भी परिवार बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा परिवार रोजी रोजगार के चक्कर में माइग्रेट हो और उनकी यह स्थिति। यदि हम ही से कोई कहे तो हम भी कहें कि हम कानपुर से चले, फिर वहां रहे, फिर वहां के बाद वहां रहे, फिर वहां के बाद वहां रहे और अब यहां है, तो इस तरह से हमारे लिए जुटाना मुश्किल हो। और उस गरीब गुरबे के लिए क्या हो, कल्पना करिए कितना बड़ा संकट पैदा कर रहा है यह चुनाव आयोग की साजिश। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था, तो वह भी साबित होती है। इसके बाद आप देखिए, ये आपको जिस तरह से फंसाते हैं, आपने अभी देखा कि एक इटावा जिले में दूसरी जातियों के, एक पिछड़ी जाति का और दलित जाति से कुछ जुड़े हुए लोग थे, वो भागवत कथा कर रहे थे। पहली बात तो मैं ये समझता हूं भागवत कथा का कोई मतलब ही नहीं।
संविधान कथा कीजिए, भागवत कथा सुन करके। हमारे यहां पहले होता था, बूढ़े बुजुर्ग लोग सुनते थे भागवत कथा, युवा और प्रौढ़ ये सब काम करते थे, काम करके घर परिवार को बनाते थे और वो करते थे। और चूंकि हमारा धर्म भी यही कहता है, धर्म बताता है कि 25 साल तक आप किस तरह रहेंगे, आपका ब्रह्मचर्य चलेगा, उसके बाद में आपका दूसरा काल प्रौढ़ काल जो होगा, उसके बाद तीसरा काल होगा, और उसके बाद वानप्रस्थ होगा। तो जो वो काल है उसमें आपके लिए धर्म और दूसरे काम का वो है। तब तक आप अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करें। यहां पर कोई जो कथा करने वाले थे वो भी 30, 31, 32 साल के होंगे, जो सुनने वाले तमाम लोगों की भीड़ देख रहा हूं वो भी 25 साल से लेकर के 40 साल 45 साल के बीच की दिखाई दे रही। साहब, ये भीड़ जिसका काम है कि वो काम करके देश को और सबकी उसमें योगदान करे, वो इसमें डूबा हुआ है। यही मनु संहिता कहती। तो बहरहाल वहां धार्मिक आधार पर, जात के आधार पर विवाद हुआ, और जाति के आधार पर उन्हें पढ़ने से भागवत कथा रोका गया, या जो भी कुछ हुआ उनके साथ, निश्चित रूप से गलत। वो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। धर्म पर सबको अधिकार है, और आपने बुलाया ही क्यों था? सबसे बड़ी बात है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा, और यदि वो झूठ बोल के आए थे तो आप FIR दर्ज कराते कि झूठ बोल के आए। अपनी आइडेंटिटी उन्होंने छिपाई, लेकिन आपने उनके ऊपर बल प्रयोग किया। बहरहाल दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें, उनका कहना है उन्होंने उनकी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, ये करी, इसलिए ऐसे हुआ। जो भी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मेरा ये मानना है, किसी को भी ना तो कथा कहने से मनाही है, और यदि मनाही होती तो कथा किनकी कही जा रही? वही विष्णु की, वही कृष्ण की, वही राम की, वही किसी और की। तो इनमें से तो कोई भी ब्राह्मण नहीं है। तो गैर ब्राह्मणों की कथा सुनोगे और गैर ब्राह्मण कथा सुना देगा तो साहब उसके बाल मोड़ दोगे, उसको ऊपर और गलत चीजें करोगे, ये तो उचित नहीं है, किसी भी स्थिति में उचित नहीं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं लड़ाई मनु संहिता और संविधान के बीच, इसीलिए वो हर बार ताकीद करते हैं। और ये आप देख लीजिए, इसीलिए RSS के जो सेकंड नंबर पे है हासबोले दत्तात्रेय, उन्होंने कहा कि अब संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के शब्द को निकालना होगा। अब आप सोचिए, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद से क्यों नफरत है? क्योंकि समाजवाद समाज को बराबरी का हक देता है, और धर्मनिरपेक्षता सभी को, धर्म के लोगों को बराबरी का अधिकार देता है। इसलिए इन्हें नफरत, इन्हें संविधान में मौलिक अधिकारों से नफरत है, बराबरी से नफरत है, सब चीजों से, क्योंकि ये अपने आप को सुप्रीम रखना चाहते हैं, इसलिए करते, और इसीलिए आपको धार्मिक उसमें फंसाए रखना चाहते हैं। अब आप देखिए, जगन्नाथ यात्रा कहां निकलती थी? पुरी, क्योंकि वहां पर जगन्नाथ की निवास माना जाता था जो कथाओं के मुताबिक, और वहां की परंपरा थी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए था, वहां के लोग करते थे, जाइए वहां देखिए, उसमें एंजॉय कीजिए। लेकिन अब जिलों जिलों में, राज्यों राज्यों में, तमाम जगह जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा। अरे भैया, जगन्नाथ एक जगह निकलेंगे कि 10 जगह निकलेंगे या 1000 जगह निकलेंगे? पहले फैसला कर लो जगन्नाथ कितने थे। तो जगन्नाथ की यात्रा निकालने के चक्कर में अहमदाबाद में हाथी लेके निकाल रहे, हाथी बिगड़ गया, भागे भागे घूमे, इनके जगन्नाथ भी बचाने नहीं आ रहे थे। बहरहाल हाथी गली में घुस गया सक्रिय, और वहां के बाद में वो निकल गया। वन विभाग की टीम आ गई, उसने काबू कर लिया। तमाम वैसा नुकसान हुआ लेकिन जनहानि नहीं हुई, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन ये चीजें अपने आप में आगे उसी अहमदाबाद में जो बलराम का रथ था, उसका एक पहिया ही वो हो गया, अब वो गिर गया, फिर अब उसमें रोना मचा। इसी तरीके से कानपुर में जगन्नाथ यात्रा निकल रही थी, वहां महंत से गाली गलौज हो गई इंस्पेक्टर की, और सब कुछ हो गया, सारी चीजें।
तो अब आप समझिए अराजकता हो गया धर्म, ये धर्म अराजकता हो जाए। तो यही तो कहा था राहुल गांधी कि ये असल में हिंदू नहीं है, ये हिंसक लोग। हिंदू धर्म हिंसा नहीं सिखाता, वो प्रेम और सौहार्द सिखाता है, जोड़ना सिखाता है। तो एक एक बात जो राहुल गांधी ने कही सही साबित हो रही। तो सरेंडर मोदी भी है और यहां चुनाव आयोग की फिक्सिंग भी है, धर्म का आडंबर भी है और धर्म के नाम पर हिंसा भी है और धर्म के नाम पर आपका जीवन बर्बाद करने का खेल। इसीलिए इन्हें संविधान से नफरत, और संविधान को कैसे बदला जाए इसके लिए हर साजिश रचने को वो तैयार है। इसीलिए इन्हें सत्ता चाहिए, सेवा के लिए। सेवा तो इन्होंने की नहीं, सारे भ्रष्टाचार इन्हीं क्या हो रहे। तो अब आप देख लीजिए, फैसला आपको करना है। जय